हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 यूनिट कवर की थी और एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो सेकंड यूनिट थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास गेट एग्जाम में, वो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसको हम MPV कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसी भी एंगल का या किसी भी ऑब्जर्वेशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं वो हमारे पास एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर 3rd यूनिट के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर प्रोबेबल एरर क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सर्विंग मेजरमेंट। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एरर्स भी देखेंगे और लॉज ऑफ वेट, जो लॉज ऑफ वेट्स होते हैं, कैसे वेट्स असाइन होते हैं, अगर कुछ रीडिंग चेंज होती है, मल्टीप्लाई कर दिया किसी ऑब्जर्वेशन को तो उसका वेट कितना हो जाता है, वो लॉज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा वो है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज, और यही चीज़ हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है। बट उसके लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तो एक एक करके देख लेते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, हर एक के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कि एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज द वन हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर क्वांटिटी, इट बियर्स नो रिलेशन विद एनी अदर क्वांटिटी एंड हेंस चेंज इन द अदर क्वांटिटीज डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब कि सिंगल ऑब्जर्वेशन है आपकी, एंगल ए आपने मेजर कर लिया, ठीक है, 30 डिग्री 20 सेकेंड जो भी आपका आया, ठीक है, 20 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो ये किसी और वैल्यू के ऊपर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है कि अगर कोई दूसरी वैल्यू चेंज हुई, आपकी एंगल बी चेंज हो गया हमारे पास तो ए चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। वही हमारे पास अगर हम कंडीशनड क्वांटिटी की बात करते हैं तो ए कंडीशनड क्वांटिटी इज द वन हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर क्वांटिटी। तो इसमें मान लीजिए रिलेशन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, दो एंगल का सम, अगर बी की वैल्यू चेंज होती है तो ए की वैल्यू मतलब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, कंडीशनड इक्वेशन है। ठीक है, और कंडीशन क्वांटिटी हो गया ए और बी, दोनों हमारे पास कंडीशन क्वांटिटी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में सिर्फ अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। थर्ड हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज़ द वन मेड डायरेक्टली ऑन द क्वांटिटी बीइंग डिटरमाइंड। अगर हम डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन कैरी करते हैं, ठीक है, कोई भी एक सिंगल एंगल को मेजर करते हैं तो वो डायरेक्टली मेजर किया गया है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। वहीं अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि ए प्लस बी, जैसे अभी हमने देखा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, कंडीशन इक्वेशन थी हमारे पास, तो इसमें अगर हमने बी को मेजर कर लिया तो ए ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि 180 डिग्री में से एंगल बी को माइनस कर देंगे तो एंगल ए आ जाएगा। ये हमारे पास क्या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो कि कैलकुलेट की जा रही है। तो इट इज़ द वन इन विच द ऑब्जर्व वैल्यू इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द सम रिलेटेड क्वांटिटीज। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि वेट एक्चुअली होता क्या चीज़ है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन के लिए वेट कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी देखने वाले हैं कि द वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द नंबर गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ इट्स प्रिसीजन एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये एक चीज़ याद रखनी है कि वेट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन में कितना प्रिसीजन है और कितना ट्रस्टवर्दीनेस है उसका मेजरमेंट। ठीक है, जो वैल्यू है उसकी, व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन सेवरल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट वर्थ, तो जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा अच्छा उसका प्रिसीजन और ट्रस्टवर्दीनेस वैल्यू है। Thus, if a certain observation is of weight 4, it means it is 4 times as much reliable as an observation of weight 1. तो वेट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिलायबल वो वैल्यू है, प्रिसाइज्ड है और ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, when two quantities or observations are assumed to be equally reliable, the observed value are said to be of equal weight or of unit weight. अगर दोनों वैल्यू इक्वली रिलायबल है तो दोनों को या तो सेम वेट असाइन किया जाएगा या फिर यूनिट वेट दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड वेटेड व्हेन डिफरेंट वेट्स आर असाइंड टू देम। अगर वेट गिवन है हमारे पास वैल्यूज को तो वेटेड वैल्यू है, वेटेड क्वांटिटी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वेटेड व्हेन दे आर मेड विद अनइक्वल केयर एंड अंडर डिसिमिलर कंडीशंस। तो अगर हम
अनइक्वल केयर के साथ मतलब किसी के लिए ज़्यादा केयरिंग दिखा रहे हैं ऑब्जर्वेशन लेते हुए और किसी में नहीं दिखा रहे हैं, या फिर डिसिमिलर कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो हम वेट असाइन करते हैं उस वैल्यू के लिए। वेट्स आर असाइन टू द ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटीज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम वेट्स असाइन करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर हमारे पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्या, इट इज़ द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज़ करेक्टेड फॉर ऑल द नोन एरर्स। तो जितने भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन से, उन एरर्स को रिमूव आउट करने के बाद जो करेक्टेड वैल्यू मिलती है वो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू जो होती है वो क्या है कि इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स। द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज इनडिटर्मिनेट सिंस द ट्रू एरर इज नेवर नोन। अब ट्रू वैल्यू है जो एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि कोई भी एरर अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, एरर फ्री है। बट ऐसा वैल्यू हमें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ट्रू एरर को हम जान नहीं पाते। तो जितने भी एरर्स हैं, ट्रू एरर होता है हमारे पास और ट्रू एरर हमारे पास अननोन रहता है, इसको हम कभी भी रिमूव आउट नहीं कर पाते। इसलिए ये जो ट्रू वैल्यू है वो वहाँ पर इनडिटर्मिनेट रहती है, मतलब हम ट्रू वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर उस ऑब्जर्वेशन वैल्यू में अवेलेबल रहता है। इसी की वजह से हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो क्या है, मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू, ठीक है। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो वेरी नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि ट्रू वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि बहुत क्लोज है ट्रू वैल्यू के, ठीक है। मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन हैज एनी अदर वैल्यू, ठीक है। इट इज डिड्यूस फ्रॉम सेवरल मेजरमेंट्स ऑन विच इट इज बेस्ड। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एमपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे जाके देखेंगे। तो ट्रू वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास ट्रू एरर अवेलेबल रहता है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू। तो अब इसमें हम तीन चीज़ें देखने वाले हैं। अब हमारे पास तीन वैल्यू हो गई, एक तो ऑब्जर्व वैल्यू हो गई, ठीक है, जो हमने जितने भी एरर थे उनको रिमूव आउट कर दिया, तो ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। दूसरा हमारे पास ट्रू वैल्यू हो गई जो कभी भी फाइंड आउट नहीं होती, और इसी के बेसिस पे हमारे पास थर्ड आई मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और इसी के बेसिस पे हमारे पास तीन एरर रहेंगे। एक रहेगा ट्रू एरर, ट्रू एरर है हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। और दूसरा मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दूसरा हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एरर है। तो मोस्ट प्रोबेबल एरर है ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बीच का डिफरेंस एक्चुअली, कि हम कितना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जो कि वो ट्रू वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल एरर होता है। थर्ड हमारे पास है रेजिडेंशियल एरर, सॉरी रेजिडुअल एरर। तो रेजिडुअल एरर के बारे में पूछा जाता है, ये हमारे पास ऑब्जर्व और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वहाँ पर रेजिडुअल एरर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है मोर चांसेस है वहाँ पर ट्रू वैल्यू होने के लिए। अब उसके लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फिक्सेस द लिमिट्स विद इन विच इट इज एन एवर चांस द वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी मस्ट लाई। मतलब कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हो जाए, कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ये वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल एरर कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे, थर्ड पहले देख लेते हैं कि रेजिडुअल एरर क्या है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एन क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। ऑब्जर्व वैल्यू जो एरर था हमारे पास रिमूव आउट कर दिया, वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व वैल्यू हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, ट्रू एरर है। मोस्ट प्रोबेबल एरर क्या है हमारे पास, ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बीच का। रेजिडुअल एरर क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये जितनी भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ये सारी हमारे पास यूज होने वाली हैं आगे जाके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो नॉर्मल इक्वेशन भी हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इट इज़ द वन विच इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द अननोन whose normal equation is to be found and by adding the equation thus formed as the number of normal equations is the same as the number of unknowns। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्मल इक्वेशन कितनी रहेंगी जितने नंबर ऑफ अननोन्स रहेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द अननोन कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज इक्वेशन। तो जब हम एडिंग करते हैं उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं,
मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि मान लीजिए 2a + 3b = 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो इक्वेशन है, मैंने एक ही इक्वेशन लिया है। अब अगर वैसे सिमिलरली हमारे पास 3a प्लस का 2b = मान लीजिए कुछ भी 200 है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई। बट ये जो नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, मैं ए के लिए लिखनी है तो उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को करना पड़ेगा। बी के लिए अगर हम लिखते हैं तो इस इक्वेशन को किससे, उसके कोफिशिएंट मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसमें अगर ए के लिए लिख रहे हैं तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी के लिए लिख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करने के बाद नॉर्मल इक्वेशन बनता है, और उन्हीं दो इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास क्या बनेगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वेट से भी मल्टीप्लाई होता है। अगर उस इक्वेशन का या उस कोफिशिएंट का, उस ऑब्जर्वेशन वैल्यू का वेट असाइन है तो उस वेट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, साथ के साथ हम कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल इक्वेशन और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे जाके न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे। अभी हम फार्मूलेज देख लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज पे बेसिस काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसी के बेसिस पे हमने देखा प्रीवियस ईयर में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बट उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे उसको अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबल एरर है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला जो होता है वो है सिंगल मेजरमेंट के लिए ±0.6745 रूट सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड एरर है, और जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ v²/n-1। और v है हमारे पास जब आप मीन वैल्यू, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2, ठीक है, बहुत सारी ऑब्जर्व वैल्यूज रहेंगी सो ऑन, इनका सबसे पहले मीन निकालना है। एक्सएम मीन निकाल लिया, और हर एक मीन को, उस ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करना है मीन से, और उसका स्क्वायर है ये हमारे पास। मतलब v जो है वो डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ द सीरीज, ठीक है। और डिवाइडेड बाई n-1 है, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज। तो ये क्या है हमारे पास गिवन कैलकुलेट करेगा, ES कैलकुलेट करेगा, मतलब प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो आपको सिंपली याद रखना है ES जो सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर होता है वो है हमारे पास ±0.6745 सिग्मा, ठीक है। सिग्मा स्टैंडर्ड एरर, जो कि किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ v²/n-1। और v कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, उनका मीन निकालना है, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू को, जैसे xm-x1 का स्क्वायर प्लस का xm-x2 का स्क्वायर प्लस का सो ऑन, ठीक है, ये हमारे पास समेशन ऑफ v² है। मतलब उनको ऐड कर देंगे तो समेशन ऑफ v हो जाएगा। तो v² का समेशन है डिवाइडेड बाई n-1 रहेगा, ठीक है। इसका भी हम कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उन सभी का एग्जाम्पल हम जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप इजीली गेट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसको अप्लाई करना हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोबेबल एरर ऑफ एन एवरेज और मीन। ये पूछा गया था हमारे पास प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज से जरूर बनता है हमारे पास, ठीक है। उनको अच्छे से समझना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको एक जो अभी बताया प्लस माइनस का 0.6745 सिग्मा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द एवरेज ऑफ n मेजरमेंट्स इज द सम ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाई n। तो इसका मतलब है ES आपने कैलकुलेट कर लिया 0.6745 सिग्मा से। अगर आपको ई मीन निकालना है, EM, तो इसको आपको ES डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n आपको पता ही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज है, ठीक है। तो EM = ES अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ n होता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला। फिर हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ ए सम। अगर आपको प्रोबेबल एरर निकालना है किसी भी सम का, ठीक है, तो जितने भी प्रोबेबल एरर्स हैं उनको स्क्वायर करना है, उनको ऐड ऑन करना है और स्क्वायर रूट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली E1 E2 E3 E4 सभी को जोड़ दिया, जबकि उनका स्क्वायर करना है, ऐड ऑन करना है और स्क्वायर रूट करना है, वो आपका प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो when a measurement is the result of the sums and differences of several and observations having different probable errors E1 E2 E3 से लेके En तक, the probable error of this measurement is the square root of the sum of the squares of the probable errors of the single observation। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस का प्रोबेबल एरर आपको पता है तो उनको स्क्वायर करना है, ऐड ऑन करना है और स्क्वायर रूट करना है, तब आपको प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है, प्रोबेबल एरर ऑफ सम मिलेगा।
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ है। इट इज़ द वन विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन एनी अदर वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है? मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू। It can be proved from the theory of errors that the most probable value of a quantity is equal to the arithmetic mean if the observations are of equal weight। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर वैल्यू जो वेट है ऑब्जर्वेशंस का इक्वल है या फिर यूनिट वेट है, तो उन सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर हम अर्थमेटिक मीन या एड ऑन करके मीन निकालते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। वहीं अगर हमारे पास वेटेड है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लीजिए O1 ऑब्जर्वेशन है और वेट इसका 2 है, वैसे ही O2 दो ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन है सेम। ठीक है, तो इसका वेट हमारे पास कितना असाइन है? 3 असाइन है। तो आपको अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर यही हमारे पास वेट दोनों का इक्वल होता है, 2 होता है या फिर यूनिट वेट होता, तो इन दोनों को ऐड ऑन करके डिवाइडेड बाई 2 करते तो सिंपल आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाता। बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेटेड ऑब्जर्वेशन के लिए आपको वेटेड मीन निकालना पड़ेगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वो कैसे निकालोगे कि 1 में समेशन ऑफ जितने भी वेट होते हैं, ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है, जो भी वेट होगा 2 इंटू का O1 प्लस का 3 इंटू का O2। तो ये हमारे पास क्या है? वेटेड अर्थमेटिक मीन है, और यही वैल्यू हमारे पास जो आएगी कैलकुलेट होकर वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन है अगर वेटेड ऑब्जर्वेशन हैं तो अनइक्वल वेट्स की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इन सभी का हम एग्जाम्पल जरूर देखने वाले हैं आगे जाके। आज हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन सभी के ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। बस आपको ये जो थ्योरी पार्ट है सिंपल सी चीज़ समझनी है कि इक्वल वेट है तो अर्थमेटिक मीन निकाल देना है, और अगर अनइक्वल वेट्स ऑब्जर्वेशंस का तो वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम क्या है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में गेट एग्जाम में देखते हैं। फिर है हमारे पास एवरेज एरर। एवरेज एरर क्या है हमारे पास? क्या है? एवरेज एरर इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेपरेट एरर्स टेकन ऑल विद द सेम साइन इधर प्लस और माइनस। तो अगर आपको एवरेज एरर निकालना है तो जो भी उसका साइन है एरर का, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल देना है हर एक सेपरेट एरर्स का। तो वो हमारे पास क्या एवरेज एरर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, जो भी हमारे पास साइन रहेगा वो सेम साइन लेके उस एरर जितने भी एरर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकाल देना है। वो एवरेज एरर फाइंड आउट करेगा फॉर द इक्वल वेट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, वेट इक्वल होना चाहिए या फिर यूनिट वेट होना चाहिए। अब हमारे पास है मीन स्क्वायर एरर। ये भी देख लेते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स। तो मीन स्क्वायर एरर निकालना है तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन होता है। जैसे स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन माइनस 1, यहाँ पे क्या है हमारे पास समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन है। मतलब सबसे पहले आपको मीन निकालना है उस ऑब्जर्वेशंस का, और फिर उन सभी सिंगल ऑब्जर्वेशंस को माइनस करके उनका स्क्वायर करके ऐड ऑन करना है। ठीक है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर निकलेगा और डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद स्क्वायर रूट करना है, तो आपको मीन स्क्वायर एरर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था EM वाला मीन एरर निकालने के लिए। ठीक है, जो कि ES अपॉन में रूट ऑफ एन रहता है। और मैक्सिमम एरर भी अभी हम देखेंगे, प्लस माइनस का 3.29 सिग्मा रहता है। ठीक है, वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी पूछा जाता है वहाँ पर एग्जाम में, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन हम वो चीज़ भी देखने वाले हैं। अब देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सर्विंग मेजरमेंट्स। तो हमारे पास जो एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल एरर्स है। These are caused due to variations in nature, that is variations in wind, temperature, humidity, refraction, gravity, magnetic field of the earth। तो नेचुरल एरर्स की वजह से हमारे पास एरर कॉज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन कॉज कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन लिया आपने, अब उस टाइम पे डिफरेंट विंड डायरेक्शन होगी, विंड स्पीड होगी, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, ह्यूमिडिटी, या फिर आप डिफरेंट टाइम्स पे क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो किसी भी एंगल की, तो नेचुरल एरर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल एरर्स भी देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो दूसरा जो एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर या फिर पर्सनल एरर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दूसरा जो सोर्सेज ऑफ एरर है वो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दीज रिजल्ट फ्रॉम इम्परफेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट। तो जो जब आप इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे
कोई भी ऑब्जर्वेशन कैरी कर रहे हो तो क्या वो ऑब्जर्वेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट है, उसका मेथड करेक्ट है, मतलब कि उसका एडजस्टमेंट सबसे पहले अगर आप देखोगे सेंटरिंग सेंटरिंग और ओरिएंटेशन, ये सभी चीज़ें आपको पहले करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कितना करेक्टली ऑब्जर्वेशन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट कितना है और उस इंडिविजुअल पार्ट के मूवमेंट कैसा है हमारे पास, उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज होता है। वहीं अगर पर्सनल एरर की बात करते हैं तो ह्यूमन सेंसेस जो है, जैसे साइट है, टच है, ईयरिंग है, आप कितना परफेक्टली उसको यूज़ करते हो, अगर उनकी लिमिटेशंस है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो पर्सनल एरर कॉज करेगा हमारे पास, ठीक है। आप अब सही से रीडिंग कॉज नहीं कर रहे हो, रीडिंग सही से लिख नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या पर्सनल एरर है। तो ये 3 टाइप्स के सोर्सेज ऑफ एरर हैं सर्विंग मेजरमेंट्स में। अब इनकी वजह से किस टाइप के एरर कॉज होते हैं, तो वो हम 3 क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एरर है। ग्रॉस एरर की क्वांटिटी लार्ज होती है हमारे पास, तो जिसको हम कहते हैं ब्लंडर और मिस्टेक्स भी कहते हैं हमारे पास। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है एग्जाम में, ब्लंडर और मिस्टेक। इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ब्लंडर और मिस्टेक क्या हमारे पास ग्रॉस एरर है, और ये किसकी वजह से होता है, केयरलेसनेस ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर इन टेकिंग और रिकॉर्डिंग रीडिंग, ठीक है। केयरलेसनेस की वजह से, फॉल्स इन इक्विपमेंट्स की वजह से, एडॉप्शन ऑफ रॉन्ग टेक्निक की वजह से और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। ये जो चारों चीज़ें आपको याद रखना है, वो ग्रॉस एरर कॉज करती हैं या फिर ब्लंडर और मिस्टेक कॉज करती हैं। केयरलेसनेस, मिस इंटरप्रिटेशन और एडॉप्शन इन रॉन्ग टेक्निक एंड फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास ग्रॉस एरर कॉज करता है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे मैंने आपको मैक्सिमम एरर की बताई थी कि द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन ऑब्जर्वेशन कितना होता है, 3.29 एस मतलब सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे पास, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप कह लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे कि द ब्लंडर एंड द मिस्टेक रिजल्ट इनटू लार्ज एरर्स, तो वही मैंने बताया कि इसका जो क्वांटिटी रहता है वो लार्ज रहता है, इनटू लार्ज एरर एंड दस कैन ईजिली बी डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग विद अदर टाइप्स ऑफ एरर जनरली स्मॉल इन द वैल्यू। तो लार्ज क्वांटिटी की वजह से हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको करेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो द मैक्सिमम परमिसिबल एरर किसी भी ऑब्जर्वेशन में कितना होता है, प्लस माइनस का 3.29 एस रहता है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। where S is the standard deviation in the sample distribution and is used to separate mistakes or blunders from the random errors, जो कि small quantity में रहते हैं, ठीक है। If any error deviates from the mean by more than the maximum permissible error, it is considered as a gross error and the measurement is rejected। तो अगर हमारे पास कोई भी एरर डेविएट्स फ्रॉम द मीन मैक्सिमम परमिसिबल एरर से ज़्यादा है, जितना कि प्लस माइनस का 3.29 से ज़्यादा है, तो वो ग्रॉस एरर होता है और मेजरमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आफ्टर मिस्टेक्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट्स, द रिमेनिंग एरर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ईदर एज सिस्टमेटिक और रैंडम एरर डिपेंडिंग ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरर। तो ये जो ब्लंडर मिस्टेक या फिर ग्रॉस एरर होता है लार्ज अमाउंट में रहता है, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद जो एरर्स बचते हैं वो 2 टाइप्स के एरर बचते हैं। एक हमारे पास रहेगा सिस्टमेटिक और दूसरा हमारे पास रैंडम एरर रहेगा। तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या है हमारे पास, इट occurs अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम, दीज एरर्स फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न। सिस्टमेटिक एरर हमारे पास क्या है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं कि अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एरर रहेगा हमारे पास। Thus, if an experiment is repeated under the same conditions, same pattern of the systematic errors reoccur, ठीक है। तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, सेम पैटर्न को फॉलो करता है सिस्टमेटिक एरर। These errors are dependent on the observer, the instrument used and on the physical environment of the experiment। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है वो ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट जो एक्सपेरिमेंट का है, एनवायरनमेंट कंडीशन क्या है, ठीक है, उसके ऊपर भी कितना क्वांटिटी रहेगा सिस्टमेटिक एरर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये क्या है कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। एनी चेंज इन वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम विल कॉज ए चेंज इन द करेक्टर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। अगर हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर देते हैं तो उसके करेक्टर को चेंज कर देता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एंड साइन ऑफ द एरर्स इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, द सिस्टमेटिक एरर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक है क्यूमुलेटिव, दूसरा वहाँ पर कंपेंसेटिंग एरर। So systematic errors are dealt with mathematically using functional relationships और मॉडल सेम एरर उसको फॉलो करते हैं।
थर्ड हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है, इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एरर है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर मिस्टेक्स आर एलिमिनेटेड सिस्टमेटिक एरर्स आर करेक्टेड, अ सर्वे मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द रैंडम एरर ओनली। अब ये जो एरर होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं, दीज आर स्मॉल एंड इज इक्वली लाइबल टू बी प्लस और माइनस, thus partly compensating in nature. Random errors are unpredictable and they cannot be evaluated or quantified exactly. तो इसमें क्या, रैंडम एरर जो होते हैं वो मान लीजिए एक टाइम पे पॉजिटिव आया, एक टाइम पे नेगेटिव आया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, तो कंपेंसेटिंग नेचर रहता है वहाँ पर। तो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास देखने के लिए मिलता है, और ये जो एरर्स हैं वो वहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, मतलब कि उसको हम इजीली इवेलुएट नहीं कर सकते और क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो रैंडम एरर्स कहलाते हैं वहाँ पर जो कंपेंसेटिंग नेचर रखते हैं। तो ये 3 टाइप्स के एरर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास मिस्टेक्स या ब्लंडर या फिर ग्रॉस एरर। दूसरा हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो कि नेचर के बेसिस पे कंपेंसेटिव और क्युमुलेटिव रहता है। रैंडम एरर्स हमारे पास कंपेंसेटिव नेचर रखते हैं हमारे पास, ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। तो तीनों टाइप्स के एरर इन थ्योरी टाइप्स को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी में पार्ट को, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस, काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी पार्ट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल के साथ साथ वो थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है। अब जैसे कि हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ES और EM का, मतलब प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन का, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। तो हमने जैसे बोला था कि हर एक चीज़ से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इन कैरिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि इन कैरिंग अ लाइन ऑफ लेवल अक्रॉस अ रिवर द फॉलोइंग 8 रीडिंग्स वर टेकन। 8 रीडिंग्स है, मतलब n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। वर टेकन विद ए लेवल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब ये हमारे पास x1 x2 x3 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अप टू 8 रीडिंग है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन। तो ES हमें कैलकुलेट करना है और EM कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ES इज इक्वल टू प्लस माइनस का 0.6745 सिग्मा था। सिग्मा हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ V स्क्वायर बाई n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास V स्क्वायर है। अब V स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, XM माइनस का XI का स्क्वायर था, ठीक है, समेशन था इनका सभी वैल्यूज का। तो XM चाहिए जो कि मीन वैल्यू है इन सभी 8 ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीन ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। जब ES कैलकुलेट हो जाएगा तो EM हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डिवाइडेड बाय द ES इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता है 8 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 8 रीडिंग्स है हमारे पास। तो आप इसको सोल्व करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इन सभी 8 वैल्यूज़ को ऐड ऑन करोगे, डिवाइडेड बाई 8 करोगे, तो आपको मीन वैल्यू मिलेगी। कितना आएगा आपका आंसर, 2.321, ठीक है। तो जब आपने मीन कैलकुलेट किया उसके बाद आप 2.321 से इसको माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, फिर 2.321 से इस वैल्यू को माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, 2.321 से इस वैल्यू को माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे। ऐसे सभी 8 वैल्यूज़ को मीन वैल्यू से माइनस करने के बाद स्क्वायर करना और उन सभी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना, और डिवाइडेड बाई कितना करना है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8-1 मतलब 7 से करना है, और फिर उस वैल्यू को 0.6745 सिग्मा से, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको आंसर मिलेगा पहले पार्ट का प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 0.01295 वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब ये आपका निकल गया तो EM निकालने के लिए आपको क्या करना है, ES की वैल्यू 0.01295 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n, मतलब 8 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, EM की वैल्यू प्रोबेबल एरर ऑफ मीन 0.00458 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल तरीका है फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखना, ठीक है। और इसी के बेसिस पर सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पर गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हम सभी एग्जाम्पल को कैरी कर रहे हैं।
तो आपको ये समझ तो आ गया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको अप्लाई कीजिए, फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे मेल कीजिए या फिर हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर वो डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं जो कि गेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो बहुत चीज़ें इससे मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए जो गेट ज्योमेट्रिक्स का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।